फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सआदत हासिल कर रहा हूँ। चंद अशार पेश करूँगा। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफ़ीना सल्ली अला मुहम्मदिन। लौह भी तू कलम भी तू लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगीन रंग तेरे मुहीत में हबा लौह भी तू कलम भी तू आलम आब खाक में तेरे ज़हूर से फरोग़ आलम
ज़र्रे रेग को दिया, ज़र्रे रेग को दिया, तूने तुलूए आफ़ताब, लौह भी तो कलम भी तो, शौक़ तेरा अगर ना हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब, लौह भी तो कलम भी तो, तेरा वजूद अल किताब, लौह भी तो कलम भी तो। कारी नोमान आपके सामने तिलावत कलाम रब्बानी और नात रसूल मकबूल की सादत हासिल कर रहे थे। पाक श्रीलंका ताल्लुकात के हवाले से आज का ये प्रोग्राम है। जो रिटायर्ड जनरल साद खटक हमारे दरमियान मौजूद हैं कि जो हाई कमिश्नर हैं श्रीलंका में पाकिस्तान के। मैं अब्दुल सत्तार शेख साहब मारूफ समाजी कारकुन हैं, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और आज के इस प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत बयान करें, किस लिए ये सब कुछ हमने यहाँ किया है। जनाब अब्दुल सत्तार शेख। अस्सलाम वालेकुम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि शकील भाई ने फरमाया कि गर्ज़ व गायत, तो बहुत तवील कोई गुफ्तगू तो मैं नहीं करूँगा, वक्त बहुत महदूद है। मुख्तसर ये है कि आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि आप लोग ये जान सकें कि जनरल रिटायर्ड मोहम्मद साद खटक साहब ने 2 साल के अरसे में जो वहाँ श्रीलंका में खिदमात अंजाम दी हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ़, बिल्कुल इनकलाबी अंदाज़ की खिदमात हैं, जो इससे पहले श्रीलंका क्या किसी और मुल्क में भी किसी सफ़ीर ने शायद अंजाम न दी हों। तो उस सिलसिले में कुछ आप लोगों को आगाही हो, हमारे दोस्तों को उसका कुछ इल्म हो कि वो क्या क्या करते रहे। कम से कम मुख्तसर थोड़ा सा जो है वो आप लोगों के इल्म में आ जाए कि पाकिस्तान के लिए एक पाकिस्तानी क्या क्या कर सकता है। कोई भी पाकिस्तानी दुनिया के किसी हिस्से में कहीं अगर जाता है, उसको किसी भी तरह का कोई मौका मिलता है, तो वो पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता है। तो वो इस सिलसिले में हमारे लिए जनरल रिटायर्ड मोहम्मद साद खटक साहब एक रोशन मिसाल हैं। वो तो अभी बताएंगे कि वो क्या कुछ करते रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कोरोना का ये 2 साल का अरसा, पौने 2 साल का, इतना दगरगूं, ऐसा अजीब व गरीब कि ज़माने ने, दुनिया ने ऐसे ऐसी रिवायात और ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें देखी जो इससे पहले सदियों, बल्कि शायद दुनिया ने कभी ना देखी हों। इस दौरान एक मुश्किल दगरगूं सूरत हाल में, एक अजीब व गरीब समाजी सूरत हाल में जनरल रिटायर्ड मोहम्मद साद खटक साहब ने वहाँ बेशुमार
2 साल की खिदमत क्या, वो 20 साल से बढ़कर हैं, जो मैं समझता हूँ। जो लोग उनके फेसबुक वगैरह के हवाले से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि कोई एक लम्हा, कोई एक दिन उनका ऐसा नहीं गुज़रता कि वो पाकिस्तान के लिए वहाँ कुछ ना कुछ ना कर रहे हों। तो मकसद और गर्ज़ गायत यही था, और मकसद ये था कि हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तानी, एक अदना पाकिस्तानी की हैसियत से। अब मैं सबसे पहले तो आप लोगों की खिदमत में सबसे पहले तो आर्ट्स काउंसिल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आर्ट्स काउंसिल ने मेरी इस तजवीज़ को कबूल फरमाया। गो के तमाम हॉल्स बुक थे, गो के बाद में अब कैंसिल हो गई तकरीबात। मसला ये था कि आप लोग यहाँ इस मुश्किल मौसम की सख्त सूरत हाल के बावजूद यहाँ मौजूद हैं। वजह उसकी ये थी कि जो है वो जनरल साहब की बुकिंग तकरीबन कोई 20-25 दिन पहले होती है, और वो डायरेक्ट इस्लामाबाद जाते हैं ज़ाहिर श्रीलंका से। दरख्वास्त की थी कि आप सर यहाँ पे एक दिन रुकते हुए जाइएगा, हमारे कुछ दोस्त हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। जैसा कि अभी बताया हमारे मंसूर साहिर ने भी कि एक खुशहाल खटक ट्रस्ट है जो यहाँ सर की सरबराही में चल रहा है, और एक इदारा है जो इस्लामाबाद में है जो लोगों को फ़िक्री रहनुमाई करता है। वो इदारा भी सर बताएंगे कि क्या कर रहा है। तो उसके कुछ रुफ़क़ा यहाँ पर हैं, उनके इल्म में आ जाए और जनरल साहब से उनकी मुलाकात हो जाए। लेकिन अब क्योंकि ये तब्दीली नहीं हो सकती थी, आप का बिल्कुल आखिरी दिन वहाँ पर था, और अभी आप बताएंगे कि अब आप श्रीलंका जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो इसलिए मजबूरन हम इस डेट को चेंज नहीं कर सकते थे। तो अब एकदम एक हफ़्ते में ये मौसम की अजीब व गरीब सूरत हाल सामने आई। उसके बावजूद यकीन करें सर ने भी, जनाब हमारे साथ खटक साहब ने भी, ये सुबह मैंने कहा कि क्या इसको कैंसिल किया जा सकता है, उन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, चंद लोग भी आ जाएं, 10-20 लोग भी आ जाएं, उनसे मुलाकात कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एक उस्ताद होता है ना, उस्ताद कहता है कि भाई एक स्टूडेंट भी हो ना, कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान की बात कर लेंगे। तो सर ने ये बात कही, कोई बात नहीं, कहीं बैठ जाएंगे। और जब आपने इतनी मेहनत की है, आर्ट्स काउंसिल ने इतना ताउन किया है, इतनी रहनुमाई की है, तो इसको कर लें किसी तरह। तो यकीन करें हमने ऑडिटोरियम इसलिए नहीं किया कि ऑडिटोरियम में SOPs के साथ जो है वो फासले से बैठना पड़ता है। हमने ये इस खुली जगह पर रखा था, नहीं पता था कि मौसम के ऐसे हालात हो जाएंगे, और यकीन करें कि यहाँ पर इतने लोग होते कि शायद कुर्सियाँ ना होती, लेकिन ऐसे हालात में आप लोग आ गए। एक एक शख्स बहुत कीमती है जिसने वक्त निकाला इस मुश्किल सूरत हाल में, जहाँ लोगों की गाड़ियाँ फंसने और जो है सैलाब की कैफियत से गुजर कर और या उसके अंदेशों से यहाँ पहुँचना, ये बहुत बड़ी बात है। आप तमाम हज़रात को बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सबसे पहले जो है मैं आर्ट्स काउंसिल के हवाले से जनाब अहमद शाह साहब के हवाले से कुछ थोड़ा सा मुख्तसर बताऊं कि अहमद शाह साहब जो हैं वो हमारे दोस्त भी हैं, और जो है वो आपको तमगा इम्तियाज़ अभी गवर्नमेंट ने दिया है। तमगा इम्तियाज़ तो बेशुमार लोगों को मिलता है, सितारा इम्तियाज़ बेशुमार लोगों को मिलता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अहमद शाह साहब ने गुज़िश्ता 22 साल से वाबस्ता हैं आर्ट्स काउंसिल से, लेकिन 15 साल में जो काम किए हैं ना, 14 इंटरनेशनल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंसें यहाँ मुनक़िद हुई हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं हुई हैं। पिछले साल एक नया काम हुआ है, दुनिया की पहली हमदोनात कॉन्फ्रेंस हुई है जनाब ताहिर सुल्तानी की क़ियादत में, दुनिया की पहली यहाँ हुई है, सब ये अहमद शाह साहब की क़ियादत में हुआ है। तो ये जो अहमद शाह साहब जो हैं फ़नून लतीफ़ा और सकाफ़त की दुनिया के शहंशाह हैं। उन्होंने अपनी मक़नातीसी शख्सियत और ख़िदमत के और फ़न की बदौलत अरसे से शहर भर के फ़न और सकाफ़त के क़दरदानों को अपना गर्विदा बना रखा है। हमारी दुआ है कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अहमद शाह की क़ियादत में इसी तरह कामयाबी के संग मील तय करता रहे। दूसरा ये कि यहाँ पर बेशुमार कमेटियाँ हैं, उसमें सबसे मजबूत सबसे फ़ाल कमेटी है टॉक शो कमेटी। टॉक शो का मतलब जितने सेमिनार और जितने इस तरह के प्रोग्राम होते हैं वो टॉक शो कमेटी की सरबराही में होते हैं। टॉक शो कमेटी के सरबराह जनाब शकील ख़ान साहब हैं, जो हमारे बड़े भाई भी हैं। हमने बहुत सीखा है शकील भाई से, मैं एतराफ़ करूँगा कि जहाँ हमें कुछ नहीं आता था तो शकील भाई से हम सीखते थे। मेरे बड़े भाई हैं, किताबों को पढ़ना और जो है वो बाखबर रहना और मोहब्बतें बिखरना और मोहब्बतें समेटना, ये इनका समझ लें कि पेशा है। और जो है वो ख़ास तौर पर मैं शकील ख़ान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। अभी शाह साहब से बात हो रही थी, इन हालात में जैसे भी जितने भी लोग आ जाएं, आइंदा इंशाअल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे एक बड़ा प्रोग्राम होगा
जनरल साद खटक साहब का, शाम साहब का, तो इंशाअल्लाह अनकरीब हम मुनक़िद करेंगे। अब मैं बताऊं कि जनाब एस एम मुनीर साहब जो हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी के हमारे सरबरा हैं और हमारे बड़े करफरमा हैं, बड़ी सरपरस्ती फरमाते हैं। अभी अभी गुर्दे ट्रांसप्लांटेशन उनकी हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने कहा था मैं आधे घंटे के लिए ज़रूर आ जाऊंगा, लेकिन अभी शाह साहब ने भी इसकी तस्दीक की कि उनकी तबीयत भी नासाज है और वो अभी उन्होंने माजरत की, जनरल साहब से भी बात की टेलीफोन पे और वो नहीं आ सके। बहरहाल अब शाम साहब हैं, शाम साहब की शख्सियत जो है वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मोहतरम महमूद शाम साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है। शाम साहब जो हैं वो आप जानते हैं कि प्रिंटिंग और प्रिंटिंग मीडिया ख़ास तौर पर उसके बहुत सीनियर शख्सियात में से हैं। ये जनाब सईद हनफिया साहब से गुजारिश है कि आगे जहाँ मौका मिले तशरीफ़ ले आएँ, खुश आमदीद। ये कुरैश बिरादरी के सरबरा शाहिद कुरैशी साहब, उनसे भी गुजारिश है कि तो ये कि इन हालात में महमूद शाम साहब का यहाँ तशरीफ़ लाना, अब मैं महमूद शाम साहब का इतना तारुफ़ है पाकिस्तान का और दुनिया का, और दुनिया उर्दू का कौन है जो नहीं जानता महमूद शाम साहब को। तो ये कि जो है वो शाम साहब के बड़े चाहने वाले, बड़े कदरदान, मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। तो बस आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया, और जो है वो जैसे भी हालात में आप तशरीफ़ लाए आपका खुसूसी शुक्रिया, और इन अल्फाज के साथ जो है आप तमाम हज़रात से मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब अब्दुल सत्तार शेख साहब, आपने हमारी ये इस तरह से हमारी इस काविश को सराहा। मैं सदर आर्ट्स काउंसिल कराची जनाब मोहम्मद, पहले जनाब साहब बात करेंगे आज। देखिए ये शेख साहब ने अभी आपको बताया कि हम वो लोग हैं कि जिसे भी देखिए गिला, वतन से ये नहीं मिला, वतन से वो नहीं मिला, कोई नहीं जो ये कहे वतन को तूने क्या दिया, वतन को मैंने क्या दिया। तो जनाब जनरल रिटायर्ड मोहम्मद साद खटक साहब खुशहाल खान ट्रस्ट के आप चेयरमैन हैं और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं श्रीलंका में, आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलमात इरशाद फरमाएँ। जनाब जनरल मोहम्मद साद खटक साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ग़ज़वा खंदक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशंगोई की कि बहुत जल्द शाम, फ़ारिस और रोम इंशाअल्लाह मुसलमानों के कब्ज़े में होंगी। ग़ज़वा खंदक के दौरान तो कुफ़ार ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये देखें अपनी दिफा के लिए तो खंदक खोद रहे हैं और वो भी खाली पेट, और ख्वाब देख रहे हैं फ़ारिस के और रोम के कब्ज़ा करने के। और फिर मुसलमानों को अल्लाह ने दिखा दिया कि फ़ारिस और रोम कैसे मुसलमानों के ज़ैल तसल्लुत आ गया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने जब इस मुल्क को पैदा किया है तो इस मुल्क को अल्लाह ने तरक्की के लिए पैदा किया है। इंशाअल्लाह इस मुल्क को अल्लाह ने इज़्ज़त देने के लिए पैदा किया है। ये मुल्क एक इज़्ज़तदार मुल्क बनेगा। मुश्किलात अपनी जगह के ऊपर, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत मुश्किलात में से गुज़रे हैं और फिर जाकर एक एम्पायर बना है। तो कोई चीज़ जदोजहद आजमाइश के बग़ैर नहीं होता, और हम भी इंशाअल्लाह उस आजमाइशों में से बड़े कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह गुज़रेंगे। महमूद शाम साहब, अहमद साहब, बाकी सारे ओहदेदारान और जितने भी ख़वातीन हज़रात आप आए हुए हैं, मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने इस मुश्किल वक़्त में आप वक़्त निकाल के तशरीफ़ लाएँ और मेरी बात सुनने के लिए आप यहाँ पर बैठें। मैं जब श्रीलंका में सफ़ीर वहाँ पहुँचा तो मेरी मेमोरी में, मेरी यादाश्त में, जब मैं यंग अफसर था फ़ौज में,
1988 की बात है कि जब मैं फ़्रांस कोर्स के लिए चला गया, तो चूँकि वहाँ पर फ़्रांसीसी ज़बान में सब बातें होती है, कोर्स भी फ़्रांसीसी ज़बान में था, तो मुझे बड़ी हसरत होती थी कि कोई मुझे बंदा मिले जिसके साथ मैं उर्दू बोलूँ, जिसके साथ मैं थोड़ी सी अपनी पश्तो ज़बान बोलूँ। ढूंढता होता था और हमेशा मैं सीटियों में जो है ना अपनी लोकल गाने में गाता था, सीटी बजा बजा के अकेले घूमता गामता। तो मैं फ्रांस का एक बड़ा फेमस रोड है, जिस तरह माल रोड होता है, उसका शॉन्ज़ेलीज़े नाम है, तो उसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी थी। तो मैं कभी कभी उर्दू के कुछ सेंटेंसेस बोलने के लिए वो एम्बेसी चला जाता था, और वीकेंड होता था तो एम्बेसी तो बंद होती थी, लेकिन एम्बेसी का जो सिक्योरिटी स्टाफ था वो उधर बैठा होता था। तो मैं उनके साथ सामने वो खिड़की में से बात करता था कि भाई क्या हाल है, खैरियत है, ठीक है, आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो मुझे बड़ी खुशी भी होती थी, अपनी ज़बान भी बोलता था। लेकिन मुझे जो उनका एटीट्यूड होता था, जो उनका रवैया होता था, वो मुझे बड़ा ठंडा ठंडा एटीट्यूड होता था कि बस जैसे वो मुझसे जान छुड़ाने के चक्कर में होते थे ना। मैं उनको बताता था, यार मैं अफसर हूँ पाकिस्तान फ़ौज का, यहाँ कोर्स करने के लिए हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, और बताएं क्या कोई मसला मसाइल ये वो। तो वो मेरे कंप्यूटर में वो बात सेव थी और एक नेगेटिव मेमोरी थी मेरे कंप्यूटर में। तो जब मैं एम्बेसडर चला गया, तो मैंने जब सारे अफसरों को इकट्ठा किया, तो मैंने कहा यार एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इस एम्बेसी की गेट के ऊपर जो भी पाकिस्तानी आएगा, उसके लिबास को नहीं देखना है, उसकी ज़बान को नहीं देखना है, उसके शक्ल को नहीं देखना है, उसकी पर्सनैलिटी को नहीं देखना है, उसके प्रोफाइल को नहीं देखना है। अगर उसके हाथ में ग्रीन पासपोर्ट है, तो अगर किसी ने चाय के बगैर उस बंदे को वापस जाने दी तो मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। तो मैंने कहा आप सब जो है मुझ समेत उस ग्रीन पासपोर्ट होल्डर के मुलाजिम हैं। हम यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि उस बंदे के हाथ में ग्रीन पासपोर्ट है। अगर ये पासपोर्ट हमारी पहचान ना होती तो हम यहाँ ना होते, हम इस मुल्क में पाकिस्तान का झंडा लहरा के ना फिर रहे होते। तो ये हमारा इस मुल्क की तरफ हम सब का हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस मुल्क को क्या दे सकते हैं, हम इस मुल्क के हर एक फ़र्द को क्या इज़्ज़त दे सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हर सूरत में अपनी अपनी जगह के ऊपर हम हर एक बंदे ने उसको ओन करना है। ये अब्दुल सत्तार भाई ने बात की, मैं 2016 में रिटायर हुआ। 35-37 साल बल्कि फ़ौज में नौकरी करने के बाद जब मैं अपने इलाके में वापस चला गया, ये मेरे इलाके के लोग बैठे हुए हैं ये सामने, मैं अपने इलाके में ऐसा था जो कि मुझे कोई पहचानता नहीं था अपने इलाके में, क्योंकि 17 साल की एज में मैं वहाँ से निकला था। 37 साल बाद में वहाँ इलाके में वापस गया, तो मैंने अपने दिल में कहा कि मैंने अपनी रूट्स के पास वापस जाना है, मैंने अपनी जड़ों में वापस जाना है। कितने लोग जाते हैं, आप कराची में बड़े बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को देखें, जर्नलों को भी देखें, सिविल ब्यूरोक्रेट्स को भी देखें, कोई दादू का होगा, कोई नवाब शाह का होगा, लेकिन कितना वो नवाब शाह या दादू जाता है ये आप खुद अपने आप को जवाब दे दें। सब यहाँ पर शहरों में बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मेरी यहाँ तक पहुँचने में जो है मेरे गांव के हर एक आदमी की दुआ का असर है बीच में, इसलिए मेरे ऊपर उनका हक बनता है कि मैं उनको वापस पे बैक करूँ अपने इलाके के लोगों को। तो मैं अपने इलाके में वापस चला गया। जब मैं अपने इलाके में वापस चला गया, आप लोग पहचानते नहीं थे, नाम से पहचानते थे कि हमारे इलाके के फलाने साहब हैं जो कि जनरल बने हैं, लेकिन ये कि शक्ल से नहीं पहचानते थे। ये सारे नहीं पहचानते थे मुझे। आज से 4 साल तक ये लोग मुझे नहीं पहचानते थे, इनसे पूछ लें आप। तो हमने ये खुशहाल खटक ट्रस्ट बनाया पे बैक मोड में कि जी हमने अब इलाके के लिए काम करना है। एक आदमी का आँखों का ऑपरेशन अल्लाह ने करवाया जिसको 45 साल बाद रोशनी नज़र आई है। 45 साल बाद, 45 साल अंदर रहने के बाद उसका जब सर्जरी हुई तो उसको अल्लाह ने दिन की रोशनी दिखाई है। तो मकसद कहने का ये कि हमारे इलाकों का, हमारे लोगों का हमारे ऊपर हक है, तो हम कोशिश करते हैं। ये किसी के ऊपर एहसान नहीं है, उनके ऊपर एहसान नहीं है। फिर मैं चूँकि एक मिलिट्री बैकग्राउंड है, एक सिक्योरिटी रिलेटेड बैकग्राउंड है, तो मैंने एक थिंक टैंक बनाया, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, ताकि हम, क्योंकि हमारा मुल्क आजमाइशों के बीच में फंसा हुआ था, अफ़गानिस्तान, इंडिया, वॉर ऑन टेरर, सारे मामला, तो उस हवाले से हम पूरे पाकिस्तान के
सिक्योरिटी मामलात को देखते हैं और उसके ऊपर हम अपना काम करते हैं और हुकूमत को तजावीज़ देते हैं, हुकूमत को सिफारिशें देते हैं, माशरे में भी तजावीज़ और सिफारिश देते रहते हैं। उसी प्लेटफॉर्म के अंदर हम पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पर यंग जनरेशन्स को पाकिस्तानियत के हवाले से, अपने नज़रियात के हवाले से उनको अपने नज़रियात के साथ जोड़ने के लिए, अपने वैल्यूज़ के साथ जोड़ने के लिए उनको हम तकरीरें करते हैं। बड़े बड़े अच्छे मुकर्रर और पुराने तारीख़दान जिस तरह आज़ाद बिन हैदर साहब थे, वो फौत हो गए, उनको भी 2-3 दफ़ा हमने बुलाया, इधर कराची में भी बुलाया, कोयटा भी उनको लेकर गए, इस्लामाबाद भी उनको बुलाया। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह ये करते रहें ताकि हम अपनी यंग जनरेशन को अपने फाउंडेशंस के साथ, अपने नज़रियात के साथ, अपनी जड़ों के साथ, अपने वैल्यूज़ के साथ उनको जोड़े रखें। तो ये अब मैं आता हूँ श्रीलंका के हवाले से। श्रीलंका जो है एक बहुत छोटा सा मुल्क है, 22 मिलियन की आबादी है, तकरीबन 2 करोड़ समझ लें, 20 लाख के करीब आबादी है। कराची से भी कम आबादी वाला मुल्क है, तकरीबन कोई 65,000 के करीब स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। कहाँ पर वाक़या है आपको पता है, और किन के ज़रिए असर रहा है। तारीख़ को अगर आप देखेंगे तो अंग्रेज़ों से पहले हॉलैंड वाले थे, उन्होंने तकरीबन कोई 100 साल से ऊपर हुकूमत की। हॉलैंड वालों से पहले पुर्तगाल वाले थे, उन्होंने तकरीबन कोई 153 साल हुकूमत की। और आखिर में अंग्रेज़ थे। जिस तरह हमारे बरसग़ीर के ऊपर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो इसी तरह श्रीलंका के ऊपर भी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और ये सब लोगों ने उनके ऊपर हुकूमत की और उनके ज़ेर तसल्लुत रहे हैं। आबादी के हवाले से तकरीबन को 70% जो है बुद्धिस्ट है और 10% मुसलमान है, और तकरीबन कोई 20% बाकी जो है ना वो तामिल है, तामिल हिंदू है बेसिकली, और क्रिश्चियंस हैं बाकी। तो ये इसका आबादी का तनासुब है, और तकरीबन ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी रेट है। वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं सारे। तकरीबन गुर्बत है बहुत ज़्यादा, या तो बहुत मालदार है। तकरीबन पॉलिटिकल और सोशल कल्चर हमारे साथ मिलता जुलता है। जिस तरह हमारे सियासतदान हैं उसी तरह उनके भी सियासतदान हैं। फैमिली पॉलिटिक्स है। पिछले तकरीबन कोई 10-15 साल से एक फ़ैमिली मुसल्लत है हुकूमत के ऊपर, और अगले भी लगता ये है कि तकरीबन 8-10 साल तो ये फ़ैमिली हुकूमत के ऊपर मुसल्लत रहेगी। तकरीबन जो है इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात के हवाले से या हमारी तारीख़ के हवाले से, 1947 में हमारी आज़ादी हासिल हुई, 1948 में श्रीलंका की आज़ादी हुई, और जब से हमारे ताल्लुकात हैं। और फिर उनका जो 1983 से लेकर 2009 तक एक तामिल इंसर्जेंसी वहाँ पर चलती रही, जिसके हवाले से उनका हमारे साथ ताल्लुक़ को ज़्यादा करीब था। और आर्मी टू आर्मी बहुत ताल्लुकात थे। डिफेंस के हवाले से बड़े जो है ना हमारे आपस में काफ़ी गहरे ताल्लुकात थे। 2005 में पाकिस्तान और श्रीलंका का आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिसके ज़रिए से पाकिस्तान और श्रीलंका की जो बाहमी तिजारत थी वो तकरीबन कोई पहुंच गई $400 मिलियन पर ईयर तक, जिसमें से तकरीबन कोई 320 जो है ना वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, और तकरीबन कोई 80 और 100 के दरमियान जो है श्रीलंका पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है। हमारे क्या एक्सपोर्ट्स हैं आपको पता है। हमारे टेक्सटाइल के आइटम्स हैं, सीमेंट है, कुछ वेजिटेबल्स हैं, मेडिसिन है, इस तरह की। और उनका भी आपको पता है कि वो कोकोनट रिलेटेड है या टी रिलेटेड है या रबर रिलेटेड है। तो इस तरह की जो है ना हमारा तिजारत आपस में चल रहा है। लेकिन ये है कि हमारी जो कैपेसिटी है बायलैटरल ट्रेड की आपस में वो तकरीबन $1 बिलियन ईयर है, लेकिन हम $400 मिलियन के ऊपर फिर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी जो मैंने 2 साल में देखा है कि दोनों साइडों पे जो ब्यूरोक्रेसी है, स्पेशली उनकी तरफ से सुस्त रवि का जो शिकार, या जो प्रोसीजरल रेड टेपिज़म है कि चीज़ों को मुश्किल बनाना, चीज़ों को जो है ना लंबे पटरी के ऊपर डालना, फैसिलिटेशन नहीं करना, या जो है ना वो एक लॉन्ग प्रोसेसेस, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है वो आपस में इतना नहीं बढ़ सका जितना कि हम दोनों के आपस में कैपेसिटी है, जितने कि हम दोनों की आपस में गुडविल है। जब 2009 की इंसर्जेंसी जब वो ख़त्म हो रही थी, तो उससे पहले जो है इस हालत पे श्रीलंका वाले पहुंच गए थे कि तकरीबन कोई मुल्क समझ लें कि 2 हिस्सों में बंटने वाला था, वो टूट रहा था तकरीबन। और जनरल मुशर्रफ के वक़्त में बड़ा जो है ना इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर एयरलिफ्ट करके कुछ वेपन्स ऐसे जिन्होंने वहाँ पर फैसला कुन जंग उनके हक़ में की, और श्रीलंका की हुकूमत जो है ना वो इंसर्जेंसी को तकरीबन 2009 में मुकम्मल रूट आउट कर दिया, उसको बिल्कुल मुकम्मल। उसका नतीजा ये हुआ
कि जब जंग अंदर से ख़त्म हो गई है तो श्रीलंका की हुकूमत ने अब इकनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ रुख कर दिया, अपने मुल्क के इकनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ रुख कर दिया। जब इकनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ रुख किया तो साथ साथ चाइना का ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या CPEC है, ये बीच में आ गया और चाइना वहाँ पहुँच गया। इंडिया तो पहले वहाँ पर मौजूद था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि श्रीलंका में तकरीबन ऑलमोस्ट 80% उनका जो तिजारत है या ट्रेडिशनली जो होता रहा है या उनका जो आना जाना है कल्चरली सोशली, वो इंडिया के साथ है। इवन रिलीजियसली जो है, जो उनका बुद्धिस्ट लोग हैं वो ज़्यादा इंडिया जाते हैं क्योंकि जहाज़ भी सस्ते हैं, किराए भी सस्ते हैं, उनका बिज़नेस रिलेशन भी है। उनका जो मुसलमान भी श्रीलंका का है वो भी उनका ज़्यादातर उनका रिलेशनशिप लिंकेजेस जो है वो इंडिया के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है। चाइना बीच में आ गया, बीच में जब चाइना आ गया तो US और वेस्ट भी आ गया बीच में। तो जब ये सारे मुल्क आ गए, श्रीलंका की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई, तो हमें जो है ना अपनी जगह को और अपनी हैसियत को मनवाना या उस तरीके से अपने स्पेस को डिफेंड करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल बन गया। क्योंकि वजह ये थी कि हमारे पास वो फाइनेंसिस तो नहीं थे कि जो चाइना के पास थे या जो इंडिया के पास हैं या जो वेस्ट के पास है। तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी और मेहनत करनी पड़ रही है कि हम अपनी जो गुडविल है हमारी श्रीलंका की सोसाइटी के बीच में, हमारा जो गुडविल है, जो हमारे साथ उनको एक इज़्ज़त का और कदर का रिश्ता है और हमारी इज़्ज़त करते हैं, उसको हम कैसे अभी बचाएं ताकि वो दुश्मन के हाथ में ना चला जाए, हमारा तिजारत उनके हाथ में ना चला जाए। तो बड़ी कोशिश जो है ना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब ये आप समझ लें कि जो भी वहाँ पर सफ़ीर होता है या सफारती अमला होता है, हमने बड़ी कोशिश की। वज़ीर आज़म का तकरीबन 1 साल कोशिश करके वज़ीर आज़म का दौरा मुमकिन बनवाया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का वहाँ पर। जब वो वहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म का जैसे भी हैं, जो भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, लेकिन ये है कि उसका एक करिश्मा तो है, एक फ़िगर तो है जिसको लोग इज़्ज़त करते हैं और श्रीलंकन कॉमन लोग जो हैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। तो वो जो दौरा था वो बड़ा अच्छा। और उस दौरे में आपको याद होगा कि उससे पहले कोविड के जितने भी मुसलमान विक्टिम्स थे उनको वो बाकी बुद्ध मत वालों के साथ जलाते थे मिला के। तो हमने प्राइम मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट की हुई थी कि आपने हर सूरत में प्रेसिडेंट से ये बात मनवानी है कि हमने मुसलमानों को हमें इजाज़त दी जाए कि हम अपने जो है ना कोविड के कोरोना के जो फोत शुदगान हैं उनको हमें दफनाने की इजाज़त दी जाए। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उधर ही उसी वक्त ही ये डिसीजन हो गया था। और उस वक्त से लेकर अभी तक सारे मुसलमान जो है वो जो कोविड से फोत होते हैं उनको बाकायदा अपने उसके रस्म व रिवाज के मुताबिक जो है उनको बैरी किया जाता है। जहाँ तक ट्रेड का ताल्लुक़ है, मैंने आपको कहा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है, कोविड से पहले जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम था श्रीलंका के साथ, वो ट्रेड वॉल्यूम हमने कोरोना के पीरियड के बीच में भी मेंटेन रखा। हमने ट्रेड वॉल्यूम को नीचे नहीं आने दिया जो उनके साथ हमारा ट्रेड था। तो ये भी एक हमारे लिए एक बड़ी इज़्ज़त की बात थी कि हमारा जो ट्रेड का एक वो था, एक हुजम था, वो हुजम उनके साथ जो है ना हमारा बरकरार रहा और कोविड की मुश्किलात के बावजूद वो नहीं हो सका। डिफेंस के हवाले से तो हमारा, मैंने कहा ना कि असल में हमारे ताल्लुक़ का जो बुनियाद है, जो बेसिक बुनियाद है श्रीलंका के साथ, या जो गुडविल का बेसिक बुनियाद था, वो हमारे डिफेंस रिलेशनशिप की वजह से उनके साथ पड़ गया था। क्योंकि उनको पता था कि अगर ये पाकिस्तान हमारा हेल्प ना करता तो हो सकता है श्रीलंका आज इस तरह एक मुल्क ना होता जिस तरह आज वो है। वो उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि हमारे जो बाकी एरियाज़ हैं, चाहे वो सोशल कल्चरल है, चाहे वो जो है ना इकनॉमिक है, चाहे वो जो है ना दूसरे एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उस तरीके से हम उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर सके, बिल्ड नहीं कर सके, उसको आगे बढ़ा नहीं सके जिस तरीके से हमने डिफेंस में बढ़ा दिया। आज भी तकरीबन कुछ 650 श्रीलंका का जो स्टूडेंट है, मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ, 650 बंदा हर साल पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान में ट्रेनिंग करके वापस जाता है फ्री। उनको हम ये ट्रेनिंग कराते हैं। तो ये बहुत बड़ी, श्रीलंका जैसे मुल्क के लिए ये बहुत बड़ा फिगर है कि 650 बंदा हर साल जो है वो आकर यहाँ ट्रेनिंग करता है। इसके अलावा कल्चरली और सोशली जो है मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कोशिश के बाद मैं श्रीलंका में एक पाकिस्तान का कल्चरल सेंटर में अप्रूव करा चुका हूं, जो वहाँ पर अभी मैं देख रहा था जगह ढूंढने के लिए। लेकिन ये कि चूँकि थोड़े से हालात ऐसे थे कि मैं नहीं चाहता था कि इस चीज़ को हम जल्दी हरी करें, तो मैंने सारा कुछ लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ मुशावरत करके तकरीबन हम उसके बिल्कुल नज़दीक है, हम अपना एक बाकायदा कल्चरल सेंटर वहाँ बनाएंगे जिसमें हमारे न सिर्फ के आर्टिस्ट जाएंगे, न सिर्फ कि हमारी उर्दू ज़बान वहाँ सिखाई जाएगी, वहाँ पर हमारे जो क्विज़ीन है, हमारे जो सकाफ़त के साथ ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं वो हमारे कल्चर सेंटर में वहाँ पर होगी। और श्रीलंकन को हम इंशाल्लाह अपना कल्चर उनके दहलीज तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। ये अनकरीब ये कल्चर सेंटर भी बन जाएगा। इसके साथ जो है
श्रीलंका की जिस तरह हमारे यहाँ भी हमारे जो दीनदार तबका होता है या जो चाहे पॉलिटिशियंस है या पॉलिटिक्स से हट के, हम चूँकि एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है एज ए कॉम जो है, तो वहाँ पर भी जो है जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो अपने मॉन्क्स की जो उनके बख्शू जिनको बोलते हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, चाहे वो सियासतदान है चाहे वो आम शहरी है, उनसे बहुत मुतासिर होते हैं और उनकी बात को बहुत ज़्यादा गौर से सुनते हैं और उसके बहुत अमल करते हैं। तो 1 साल तकरीबन उनके ऊपर मेहनत की और उनको इंडिया ने ये पिक्चर पेंट किया हुआ था कि पाकिस्तान में जैसे आप एयरपोर्ट से उतरेंगे तो बस क्लाशनकोफ वाला आपको उड़ा देगा वहाँ पर, तो आप पाकिस्तान का तो रुख ही ना करें, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि जी जो रिलीजियस टूरिज़म उनकी तरफ इंडिया की तरफ हो रही है वो पाकिस्तान की तरफ किस तरीके से ना हो जाए, जबकि हमारे पास इतना रिच गंदारा सिविलाइजेशन है, इतना रिच बुद्धिस्ट कल्चर है हमारे पास और उनको यहाँ पर आना चाहिए था। तो तकरीबन ये 15-20 जो मॉन्क्स थे, अंग्रेज़ी में उनको मॉन्क्स बोलते हैं और ये बख्शू बोलते हैं उनको उर्दू में मेरे ख़्याल में, तो उनके ऊपर इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर उनसे मुलाकातें की, उनको बताया कि जी आप पाकिस्तान जाएं, फिर उनको कन्विंस करके फिर उनको पूरा स्पॉन्सर करके यहाँ पर पाकिस्तान भिजवा के 5 स्टार की ट्रीटमेंट के तहत जो है ना उनको पूरे जो गंदारा सिविलाइजेशन का टेक्सला में, स्वात में, तख्तबाई में, जो हमारे केपी के इलाकों में है, जो उनके बाकियात है, उन सब के जब विज़िट कराया तो जब वापस आ गए तो मैंने उनको रिसीव किया, तो फिर उनके टोटल तासुरात ही मुख्तलिफ थे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के अवाम के बारे में, पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत जो है या पाकिस्तान का जो माशरा किस तरीके से उन सिविलाइजेशन के रिमेन्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। वो हैरान हो गए कि हम यहाँ तो श्रीलंका में हम इस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करें जिस तरह पाकिस्तान के लोग वहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करें। तो ये इमेज उनको उनके जहन में बिठाना बहुत ज़रूरी था इसके लिए। और वहाँ पर आकर जब वो अपने अपने टेम्पल्स में आ गए तो लाजमी बात है हर टेम्पल में तकरीबन कोई 400-500 स्टूडेंट्स हैं और इसी तरह उनके से जो है ना उस्ताद है जो पढ़ाते हैं उन बच्चों को, उन मॉन्क्स को। तो उनके साथ जब वो बात कर रहे थे कि जी तो पाकिस्तान में जाना, हमारी एम्बेसी में इंक्वायरी आनी शुरू होगी कि जी हमने पाकिस्तान जाना है और हमने पाकिस्तान में अपनी सिविलाइजेशन देखनी है, हमें बताएं कि हम कैसे जाएं। तो ये एक अल्लाह ने बड़ी कामयाबी हमें दे दी कि लोगों के तासुरात पाकिस्तान के बारे में बहुत चेंज हो गए और उनकी पूरी लीडरशिप जो थी, जो सदर थे, वज़ीर आज़म है या जो दूसरे वज़रा है, जो भी मुझे मिलते थे और वो बहुत खुश थे। और साथ ही साथ इन लोगों के साथ मैंने ये किया कि टूर ऑपरेटर को भी एक साथ 2 साथ भिजवा दिए, एक आध 2 जर्नलिस्ट साथ भिजवा दिए। तो मैंने कहा था कि ये भी जाएं और ये भी आकर अखबारों में वापस आकर लिखें कि भाई हम उन्होंने क्या अपनी आंखों से देखा है। तो इस तरीके से टूर ऑपरेटर को यहाँ के टूर ऑपरेटर्स के साथ कनेक्ट करवाया कि जी आप लोग पैकेजेस बनवाएं, हर किस्म के कैटेगरी के लोगों के लिए पैकेजेस बनवाएं ताकि वो लोग उस तरीके से जा सके, कम पैसे वाले, ज़्यादा पैसे वाले, ज़्यादा उम्र वाले, कम उम्र वाले। तो जिस तरीके से टूरिज़म वाले होते हैं booking.com की तरह, मैंने कहा उस तरीके से आप लोग करें ताकि ये हमारा आना जाना बहुत फ्रीक्वेंट शुरू हो जाए। अच्छा, ये सारा कुछ होते होते बड़ी तकलीफ़ होनी शुरू हो गई आसपास और बड़े हमारे पीछे खबरें आनी शुरू हो गई कि जी ये पाकिस्तान वाले जो है ना ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि हमारा काम ठीक चल रहा है। इसके साथ जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इकबाल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जो है पूरे श्रीलंका में सारी एथनिसिटीज़ के लिए, चाहे वो तमिल था, चाहे वो बुद्धिस्ट सिन्हाला था, चाहे वो मुसलमान था या थी, लड़की थी या मर्द था, जो भी था, बच्चा था या बच्ची थी, उनके HEC के साथ मिल के, हमारे HEC के साथ ये लोग आ गए। हमने पूरे श्रीलंका में टेस्ट करवाया। अल्लामा इकबाल तकरीबन को 200-250 बच्चे बच्चियाँ जो है इस वक्त पाकिस्तान आने के लिए मुकम्मल तैयारी में है ताकि यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ें और यहाँ से तालीम हासिल करके वापस जाकर हमारे दोनों मुल्कों के लोगों के बीच में एक ब्रिज के तौर पर अपना काम करें। टूरिज़म के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि जी टूरिज़म जो है बहुत बड़ा पोटेंशियल है और ख़ास तौर पे रिलीजियस टूरिज़म, जिस तरह हमारे पास ये सिख टूरिज़म पूरी दुनिया से आते हैं। ये सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूँ, हमने एक डॉक्यूमेंट्री टीम, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री टीम स्टेट ऑफ द आर्ट, वहाँ से मैंने मुकम्मल स्पॉन्सर किया, यहाँ पाकिस्तान भेजा। 2 बंदे इंग्लैंड से मंगवाए, 2 बंदे श्रीलंका के थे, साथ एक आध बंदा अपना मिलाया और पाकिस्तान भेजा। 15 दिन पाकिस्तान उनको रखा, पूरे बुद्धिस्ट ट्रेल के ऊपर उनको चलाया और उनको एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई। और वो तकरीबन कोई 30-35 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है जो कि अभी किसी वक्त भी उनके प्राइम मिनिस्टर उसकी इनागोरेशन करेंगे और जब वो इनागोरेशन करेंगे तो वो नेटफ्लिक्स पे भी जाएगा, सब जो है ना उसमें वेबसाइट पे चला जाएगा। और फिर न सिर्फ कि श्रीलंका के बुद्धिस्ट बल्कि दूसरे ममालिक के बुद्धिस्ट है, चाइना है, बड़े रिच कंट्रीज़ है, लाइक चाइना है, कोरिया है, ये जो
नेपाल है, दूसरा वो जो साथ बर्मा है, ये सारे ममालिक के बुद्धिस्ट जो है ये बहुत, सिंगापुर है, तो वो सारे जो है ना पाकिस्तान का रुख करेंगे जब ये वीडियो वो देखेंगे कि जी पाकिस्तान में कैसे कैसी चीज़ें वहाँ उनके और रिलीजन। जापान है, तो ये एक कोशिश थी, वो एक डॉक्यूमेंट्री भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। मैंने उसको देख लिया, वहाँ पर सब कुछ सिर्फ इनागोरेट होना था कि हमने कहा प्राइम मिनिस्टर से इनागोरेट करवाया जाए ताकि इनागोरेशन के बाद उसको हम इंशाल्लाह ऑन एयर कर देंगे, तो वो भी कंप्लीट हो गया काम। तो ये रिलीजियस टूरिज़म में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। फिर श्रीलंका की हॉस्पिटैलिटी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बिकॉज श्रीलंका इज़ अ टूरिस्ट कंट्री बेसिकली। उनका अभी इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल टूरिज़म बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? बिकॉज कोई कोविड की वजह से जा नहीं रहा है, मुश्किलात है, तो लेकिन उनके पास हर जगह गांव के गांव में 5 स्टार होटल्स हैं, इतने उनके पास। तो उनकी जो हॉस्पिटैलिटी की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जब हमारा आपस में ये इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। हमें नेशनल लेवल के ऊपर, लीडरशिप लेवल के ऊपर, मिनिस्टेरियल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट की ज़रूरत है। मुझे कभी कभी थोड़ी सी ये फ्रस्ट्रेशन होती थी कि क्यों हमारी जो लीडरशिप है वो इसको अटेंड नहीं करते। इतना पोटेंशियल है कि बार बार इनके साथ राब्ते में होना चाहिए ताकि हमारे ताल्लुकात इनके साथ बढ़ जाए। जो नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर है उसमें वो हम इसको जो है ना, जिस तरह मैंने कहा नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर लाइक टूरिज़म है, हॉस्पिटैलिटी है, आर्ट एंड कल्चर है, इसके ऊपर तवज्जो हम दें, कल्चरल एक्सचेंजेस के ऊपर तवज्जो दें, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से चल रही है। लेकिन चूँकि श्रीलंका की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है, इकनॉमिक इंगेजमेंट लोगों की बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमें जो है ना अपनी तवज्जो डिफेंस से हटकर अभी बाकी चीज़ों के ऊपर हमें अपनी मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। इकनॉमिक फील्ड के ऊपर, कल्चरल फील्ड के ऊपर, सोशल फील्ड के ऊपर, टूरिज़म के हवाले से ख़ास तौर पे हमें पूरा फोकस करना चाहिए। और जितना हमें तेज़ी से इसके ऊपर चलेंगे उतना हम अपनी जो गुडविल का स्पेस है वो हम मेंटेन रख सकेंगे। अदरवाइज़ जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है, पैसे से हम मुकाबला नहीं कर सकते। हम मुकाबला कर सकते हैं अपनी इंटेलिजेंस के साथ, तेज़ी के साथ, प्रोएक्टिवनेस के साथ, ताकि हम अपनी जो बाहमी ताल्लुकात का दायरा है वो जो डिफेंस सेंटर से लेकर दूसरे साइड के ऊपर ये बाकी एरियाज़ में हम इंशाल्लाह ले जाएं। तो ये कोशिश जारी है और इंशाल्लाह ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। कोई आता है, कोई जाता है, लोग आते जाते हैं, लेकिन एक अगर चीज़ पटरी के ऊपर सही हो तो इंशाल्लाह आगे चीज़ें अच्छी तरीके से चलेगी। आप लोग भी दुआ करें, इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे कि पाकिस्तान के लिए जो भी हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे जनरल मोहम्मद साद खटक साहब, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर श्रीलंका में। और कल्चरल के हवाले से जो एक्टिविटीज़ शुरू कर रहे हैं, हम सदर आर्ट्स कौंसिल मोहम्मद अहमद शाह साहब से दरख्वास्त करेंगे कि आप तशरीफ़ लाएँ। जनाब सदर मजलिस महमूद शाम साहब, जनाब जनरल साद खटक साहब, शकील खान साहब, सतार शेख साहब, ख़वातीन व हज़रात, ये मैंने गुस्ताखी जानबूझ के की क्योंकि जनरल साहब से आज हमारी पहली मुलाकात है और बहुत सुना था इनके बारे में, तो मैं चाहता था कि जो इन्होंने काम किया है अपने बारे में कुछ बताएं, तो उसके बाद गुफ्तगू करना और आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल जनरल साहब आप सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ डिप्लोमेसी हमारा वीकेस्ट पॉइंट रहा है और जिस तरह से बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर हमने ख़र्च किए फ़ॉरेन ऑफिसेज़ पे और सारे अपने सफारत खाने पे डॉलर्स में, पाउंड में, यूरो में पैसे देते हैं, बड़े बड़े महलात में हमारे सफ़ीर रहते हैं, और उसके बाद जो दरवाज़े आपने पेरिस में खोले थे वो नहीं खोलते पाकिस्तानियों के लिए। ना उनका जो बुनियादी बात है, उनका तो काम ही पाकिस्तान की फैसिलिटेशन करना है जो वहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, एक्सपोर्ट भी उनकी ज़िम्मेदारी में है, कल्चरल एक्सचेंजेस भी उनकी ज़िम्मेदारी में हैं, और पाकिस्तान का जो गलत इमेज मगरिब में बनाया गया है उसको रफ़ा करना और बताना कि भाई हम असल में कितनी मुअज़्ज़ज़ कौम है। हम इतनी मुअज़्ज़ब कौम है कि हम कम से कम 3 तहज़ीबों का संगम है। हमारी इंडस सिविलाइजेशन, हमारी यही टेक्सला या गंधारा सिविलाइजेशन और हमारी मेहरगढ़ सिविलाइजेशन 7-8 हज़ार साल पुरानी सिविलाइजेशन है। तो कोई मुल्क जो 200 साल पहले वजूद में आया इमिग्रेंट्स को जमा करके, कोई 500 साल पहले, या कोई फ़ख्र करता है कि हम 1000 साल पुरानी स्टेट हैं,
तो हमारे रूट्स तो इतने हज़ार साल पुराने हैं और हम बहुत महज़ब और पुरअमन कौम भी हैं और हम एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे भी यकीन रखते हैं और जियो और जीनो दो पे, लेकिन हम अपनी एग्जिस्टेंस का दिफा करना भी जानते हैं। आपको मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा कि यू आर अ ट्रू सोल्जर ऑफ पाकिस्तान, नॉट इन अ सेंस कि आपने फ़ौज में सर्व किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो मोर्चा आपने संभाला वो आपको पता है कि श्रीलंका, बांग्लादेश और ये जो बड़े सग़ीर के इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और बहुत सारी ऐसी प्लानिंग भी होती हैं कि जिनके ज़रिए से पाकिस्तान को किया जाए। और जो बात आपने भी अधूरी की, मैं भी खुल के नहीं करूँगा, लेकिन जो ये तामिल वाली इंसर्जेंसी थी इसको ख़त्म करना उनके लिए तकरीबन मुमकिन था, तो पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसीज़ ने टेररिज्म के ख़िलाफ़, क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ तो 74 साल से टेररिज्म हो रहा है, जो अपने एक्सपीरियंसेस थे उससे बेनता आज अगर वहाँ पे पीस है तो पाकिस्तान के मरून मिन्नत है और इस वजह से वो बहुत ऑब्लाइज भी हैं। और जो आपने काम किया, हालांकि आपको पता है कि सार्क एक बनी थी, लेकिन उसमें भी हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो कभी भी उसको कामयाबी नहीं होने देता। उसकी वजह भी ये है कि वो चाहता ही नहीं कि ये रीजनल अलायंस जो है वो किसी तरह से पाकिस्तान को उसमें नुमाया हैसियत मिले। तो सार्क जब से बना है उसमें कल्चरल एक्सचेंजेस भी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, डिप्लोमेसी, ट्रेड, ये सब शामिल था। तो आपको हम बहुत मुबारकबाद भी देते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं एज अ पाकिस्तानी कि आपने वहाँ जा कर के जो भी अपने मुल्क के लिए आपका अपने विजन और इस मुल्क के जो इंटेलिजेंशिया है, जो अशराफिया है, इंटेलेक्चुअल अशराफिया, उसके हिसाब से आपने कल्चर के माज पे ये रिलीजियस टूरिज़म। तो मैं उज़्बेकिस्तान गया था जनरल साहब, तो वहाँ पे मैं अखलाक अहमद भी मेरे साथ थे, बड़े राइटर हैं, तो हम इमाम बुखारी के भी मज़ार पे चले गए। तो 99% लोगों से जिनसे मैं पूछ रहा था कि तुम उज़्बेकिस्तान क्यों आए, तो वो कह रहे थे हम तो इमाम बुखारी के मज़ार पे जा रहे हैं। तो इतना बड़ा दुनिया में रिलीजियस इसका टूरिज़म का इतना बड़ा है और हमारे पास मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं रिलीजियस के भी। फिर हमारे पास दुनिया की 10 हाईएस्ट पीक में से 7 अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं जो हाँ, लेकिन अगर हम आपस के मामला ठीक कर लें, लॉ एंड ऑर्डर के साजिशों को नाकाम बना दें, तो आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह रहेगा। लेकिन उसके लिए हर पाकिस्तानी जो मजदूरी करता है, खड्डा खोदता है, वो अपनी दयानतदारी से खड्डा खोदे। जो क्लर्क है, जो डॉक्टर है, जो आर्ट्स काउंसिल में है, जो रिलीजियस स्कॉलर है, जो भी अपना काम करे ईमानदारी के लिए और कोई ऐसा काम ना करे कि जो हमारे वतन के लिए शर्मिंदगी का बायस हो। तो आर्ट्स काउंसिल आपकी बहुत शुक्रगुजार है कि आप तशरीफ़ लाए और मेरे ख़्याल में ये आप पहले फ़ौजी जर्नल हैं कि जिनके एजाज़ में ये तकरीब हुई है और यासर हैं शाम जी, और उसकी वजह भी ये है कि आपने उसके अलावा जो दूसरे शोबों में काम किया है। वैसे तो फ़ौज में होना भी हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि हम रात को चैन की नींद सोते हैं और हमारे फ़ौजी, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, रोज़ हमारे बच्चे शहीद होते हैं, हमारे फ़ौजी शहीद होते हैं। आज भी हुआ है, कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है। तो ये जॉन एलिया का एक शेर है। तो खैर मतलब ये कि ये कोई सिर्फ तनख्वाह के लिए तो नहीं होता ना, कि ये आप जो अपनी जान जा कर के दे रहे हैं कहीं भी, तो वो तनख्वाह के लिए तो नहीं है। काबिल तहसीन है आपका वो रोल भी जो इस मुल्क को आपने 37 साल सर्व किया। और इस तरह जैसे आप अपने इलाके में काम कर रहे हैं वेलफेयर का, उसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। अगर हम सब अपने अपने इलाकों को ही ठीक कर लें तो ये पूरा पाकिस्तान खूबसूरत हो जाएगा। और ये हमारी पहली मुलाकात है और इंशाल्लाह आखिरी नहीं होगी, और आपसे मुलाकात भी होगी और इस डिस्कशन को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह, इस गुफ्तगू को भी आगे बढ़ना चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज भी होने चाहिए। बारिश भी शुरू हो गई है। मैं आज के सदर महफिल जनाब महमूद शाम साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और सदारती खुतबा इरशाद फरमाएँ। जनाब महमूद शाम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जनाब जनरल साद खटक सफ़ीर पाकिस्तान, सरबराह खुशहाल खान खटक ट्रस्ट और अब्दुलसत्तार शेख साहब, शकील खान साहब, मंसूर साहबी, बारिश शुरू हो गई है और मैं ख्याल अब घर जाने की भी जल्दी होगी सबको, लेकिन मैं सत्तार शेख साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इस बारिश के ख़तरे के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में आपके मद्दा और परस्तार आ गए हैं और जनरल साहब ने भी बहुत अपनी कामयाबियों की तफसील बयान की है। श्रीलंका हमेशा से एक हसास मुल्क रहा है हमारे लिए और मैं कुछ चीज़ें जो लिख के लाया था उसमें से कुछ पढ़ देता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी दफ्तरी ज़िम्मेदारी इबादत समझकर अपनाते हैं, अपने मनसब के तमाम पहलुओं का इदराक हासिल करते हैं और अपने वतन अज़ीज़ के मफादात को फ़ौक़ियत देते हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे माशरे में फ़ी ज़माना इनको मिसफिट करार दिया जाता है। उनकी आदतें अपने रफ़क़ाए कार से अलग थलग होती हैं। आपने अभी गुफ्तगू सुनी कि ये ना आम सफारतकारों जैसे सफारतकार हैं, बात बिल्कुल सच्ची करते हैं। अब्दुलसत्तार शेख साहब इन्हें जनरल कहकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इनमें आम जनरलों जैसी कोई आदत भी नज़र नहीं आती। ना तो कब्ज़ा करने की तमन्ना है और ना तौसी की रज़ा। आजकल तौसी की बात बहुत हो रही है। जनरलों में तस्खीर का खपत होता है या तौसी की आरज़ू, लेकिन ये अपनी मुद्दत मुकर्ररा से पहले ही अपनी पोस्ट छोड़ देते हैं। रकबा नहीं बल्कि दिल जीतना चाहते हैं। श्रीलंका में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सफारत का मनसब जलीला आपने देखा कि कितनी ज़िम्मेदारी से, ईमानदारी से इन्होंने अदा किया है। रिवायत तो ये रही है कि श्रीलंका से बज़रिया जहाज़ आने वालों को जनरली से मुल्की सरबराही मिल जाती है, ये बशर्ते कि ज़मीन पर कोई शरीफ हुक्मरानी कर रहा हो। श्रीलंका दुनिया के हसास तरीन मकामात से है। जब मशरक़ी पाकिस्तान भी हमारे साथ था, उस वक्त पाकिस्तान को श्रीलंका की और श्रीलंका को पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रेटजिक ज़रूरत रहती थी। भारत ने 1971 में हम जब अपनी फ़िज़ाएँ पाकिस्तानी परवाज़ों के लिए बंद कर दी, उस वक्त श्रीलंका ने ही हमें अपनी फ़िज़ा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी और हम उसी रास्ते से हम मशरक़ी पाकिस्तान पहुँचते थे। मैं श्रीलंका के बारे में तो सारी बातें हमारे जनरल साहब कर चुके। अभी एक नज़म का तर्जमा मैं सुनाऊंगा जो हमने मंजूम तर्जमा किया था। जिस ज़माने में तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तहरीक का ज़ोर था, अफ्रीशियाई अदीबों शायरों की नशिस्तें बहुत होती थीं, तो ये इंदिरा कुमारा नायके की नज़म है जनरल साहब, जाग मादरे वतन। इस नज़म के साथ ही मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। ढल गई शबे कुहन, दौरे नौ की समत है हाल अपना गामज़न, जाग मादरे वतन। अब अपना खून बह चुका, अब तो मुस्करा उठे इनकलाब के चमन, जाग मादरे वतन। अमन के गुलाब लेके एशिया के हाथ हैं, तेरी समत गुल फिगन, जाग मादरे वतन। तुझसे मिलने आई है ए फ़रेशिया से हर सरज़मीन की फबन, जाग मादरे वतन। साम्राज शर्मसार हो गया फ़रार सुन, नारा हाय जन बेजन, जाग मादरे वतन। और जाग फसल पक गई, फसल जिसको दे गया है अपना खून बांकपन, जाग मादरे वतन। और आखिरी बंद है कि अब है तेरे हाथ में दौरे नौ की हर कलीद, जाग मादरे वतन, जाग मादरे वतन। तो हम जनरल साद खटक साहब का वतन वापसी पर खैर मकदम करते हैं। हम सब की ख्वाहिश होगी कि जनरल साहब अपने फ़ौजी और सफारती तजर्बों और अपने दिल बेकरार की धड़कनों का
हसीन इम्तजाज बनाकर इस अजीम मुमलिकत को आगे ले चलने के लिए कुछ कदम उठाएं। हम अदीब, शायर, दर्दमंद सहाफ़ी सब आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। शाम साहब सहाफ़त की आबरू, अपने सदारती खुतबे में जो कुछ कहा, ख़ास तौर पे उस नज़्म का ज़िक्र करूँगा जो दिलों को गरमा रही थी। आप सबकी यहाँ आमद हुई इस मौसम के बावजूद, तो ज़रूरी है कि आपका एक खुसूसी शुक्रिया अदा किया जाए। और चूँकि ये प्रोग्राम आर्ट्स काउंसिल की टॉक शो कमेटी के ज़ेर एहतमाम पेश किया गया है, मैं चाहूँगा कि मोहतरम शकील ख़ान साहब जो चेयरमैन हैं टॉक शो कमेटी के, वो आएँ और आप लोगों से और मेहमानान गिरामी से इज़हार तशक्कुर फरमाएँ। शकील ख़ान, चेयरमैन टॉक शो कमेटी। आर्ट्स काउंसिल जो है वो इसी काम के लिए बना है कि हम कल्चरल एक्टिविटीज़ करें, हम एक दूसरे के साथ ताउन करें। और मैं जनाब साद खटक साहब को भी इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहाँ पर भी हमारे साथ कोई कल्चरल प्रोग्राम रखना चाहेंगे, कोई हमसे ताउन चाहेंगे, तो हम हर वक्त हाजिर हैं। आप तमाम ख़वातीन और हज़रात की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।